नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 8 लेके आई हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। गायत्री उन महिलाओं में थी जिनके चरित्र में रमणीयता और लालित्य के साथ पुरुषों का साहस और धैर्य भी मिला होता है। यदि वह कंघी और आईने पर जान देती थी तो कच्ची सड़कों की गर्द और धूल से भी न भागती थी। पियानो पर मोहित थी तो देहातियों के बेसुरे आलाप का आनंद भी उठा सकती थी। सरस साहित्य पर मुग्ध होती थी तो खसरा और खतौनी से भी जी न चुराती थी। लखनऊ से आए हुए उसे 2 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी अपने विशाल भवन में आराम से न बैठी। कभी इस गांव जाती, कभी उस छावनी में ठहरती, कभी तहसील आना पड़ता, कभी सदर जाना पड़ता। बार बार अधिकारियों से मिलने की जरूरत पड़ती। उसे अनुभव हो रहा था कि दूसरों पर शासन करने के लिए स्वयं झुकना पड़ता है। उसके इलाके में सर्वत्र लूट मची हुई थी। कारिंदे आसामियों को नोचे खाते थे। सोचती, क्या इन सब मुख्तारों और कारिंदों को जवाब दे दूं? मगर काम कौन करेगा? और यही क्या मालूम है कि इनकी जगह जो नए लोग आएंगे वे इनसे ज़्यादा नेक नियत होंगे। मुश्किल तो यह कि प्रजा को इस अत्याचार से उतना कष्ट भी नहीं होता जितना मुझे होता है। कोई शिकायत नहीं करता, कोई फरियाद नहीं करता। उन्हें अन्याय सहने का ऐसा अभ्यास हो गया है कि वह इसे भी जीवन की एक साधारण दशा समझते हैं। उससे मुक्त होने का कोई यत्न भी हो सकता है, इसका उन्हें ध्यान भी नहीं होता। इतना ही नहीं था, प्रजा गायत्री की सच्चेष्टाओं को संदेह की दृष्टि से देखती थी। उनको विश्वास ही न होता था कि उनकी भलाई के लिए कोई जमींदार अपने नौकरों को दंड दे सकता है। वर्तमान अन्याय उनका ज्ञात विषय था, इसका उन्हें भय न था। सुधार के मंतव्यों से भयभीत होते थे, यह उनके लिए अज्ञात विषय था। उन्हें शंका होती थी कि कदाचित यह लोगों को निचोड़ने की कोई विधि है। अनुभव भी इस शंका को पुष्ट करता था। गायत्री के कारिंदे महाजनों से भी ज़्यादा सूद लेते थे। उसने ताकीद कर दी थी कि बखारों से आसामियों को अष्टांश पर अनाज दिया जाए, लेकिन वहाँ अष्टांश न देकर लोग दूसरों से सवाई डेढ़वे पर अनाज लाते थे। वह अपने इलाके भर में सफाई का प्रबंध भी करना चाहती थी। गोबर बटोरने के लिए गांव से बाहर खत्ते बनवा दिए थे। मोरियों को साफ करने के लिए भंगी लगा दिए थे, लेकिन प्रजा इसे मुदाखतल बेजा समझती थी और डरती थी कि कहीं रानी साहिबा हमारे घरों और खत्तों पर तो हाथ नहीं बढ़ा रही है। जाड़े के दिन थे। गायत्री राप्ती नदी के किनारों के गांवों का दौरा कर रही थी। अब की बाढ़ में कई गांव डूब गए थे। कृषकों ने छूट की प्रार्थना की थी। सरकारी कर्मचारियों ने इधर उधर देखकर लिख दिया था, छूट की जरूरत नहीं है। गायत्री अपनी आंखों से इन गांवों की दशा देखकर यह निर्णय करना चाहती थी कि कितनी छूट होनी चाहिए। संध्या हो गई थी। वह दिन भर की थकी मांदी थी। बिंदापुर की छावनी में उदास पड़ी हुई थी। सारा मकान खंडहर हो गया था। इस छावनी की मरम्मत के लिए उसने कारिंदों को सैकड़ों रुपए दिए थे, लेकिन उसकी दशा देखने से ज्ञात होता था कि बरसों से खपरेल भी नहीं बदला गया। दीवारें गिर गई थी। कड़ियों के टूट जाने से जगह जगह छत बैठ गई थी। आंगन में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। यहाँ के कारिंदों को वह बहुत ईमानदार समझती थी। उसके कुटिल व्यवहार पर चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। सामने चौकी पर पूजा के लिए आसन बिछा हुआ था, लेकिन उसका उठने का जी नहीं चाहता था कि इतने में एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, कानूनगो साहब आए हैं। गायत्री उठकर आसन पर जा बैठी और इस भय से कि कहीं कानूनगो साहब चले न जाए, शीघ्रता से संध्या समाप्त की और पर्दा करा के कानूनगो साहब को बुलाया। गायत्री कहती है, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है, क्या आजकल पड़ताल हो रही है? कानूनगो कहता है, जी हाँ, आजकल हुजूर के ही इलाके का दौरा कर रहा हूँ। गायत्री कहती है, आपके विचार में बाढ़ से खेती को कितना नुकसान हुआ? कानूनगो कहता है, अगर सरकार के तौर पर पूछती हैं तो रुपये में 1 आना, नीच के तौर पर पूछती हैं तो रुपये में 12 आने। गायत्री फिर कहती है, आप लोग यह दुरंगी चाल क्यों चलते हैं? आप जानते नहीं कि इसमें प्रजा का कितना नुकसान होता है?
कानूनगो कहता है, हुजूर यह न पूछे, दोरंगी चाल न चले और असली बात लिख दे तो एक दिन में नालायक बनाकर निकाल दिए जाएंगे। हम लोगों से सच्चा हाल जानने के लिए तहकीकात नहीं कराई जाती, बल्कि उसको छिपाने के लिए पेट की बदौलत सब कुछ करना पड़ता है। गायत्री कहती है, पेट को गरीबों की हाय से भरना तो अच्छा नहीं। अगर अपनी तरफ से प्रजा की कुछ भलाई न कर सके तो कम से कम अपने हाथों उनका अहित तो न करना चाहिए। इलाके का क्या हाल है? कानूनगो कहता है, आपको सुनकर रंज होगा। सारण में हुजूर की कई बीघे सिर आसामियों ने जोत ली है। जगराव के ठाकुरों ने हुजूर के नए बाग को जोत कर खेत बना लिया है, मेड़े खोद डाली है। जब तक फिर से पैमाइश न हो कुछ पता नहीं चल सकता कि आपकी कितनी जमीन उन्होंने खाई है। गायत्री कहती है, क्या वहाँ का कारिंदा सो रहा है? मेरा तो इन झगड़ों से नाको दम है। कानूनगो कहता है, हुजूर की जनिब से पैमाइश की एक दरख्वास्त पेश हो जाए, बस बाकी काम मैं कर लूँगा। हाँ, सदर कानूनगो साहब की कुछ खातिर करनी पड़ेगी। मैं हुजूर का गुलाम हूँ, ऐसी सलाह हरगिज़ न दूंगा जिससे हुजूर को नुकसान हो। इतनी अर्ज और करूँगा कि हुजूर एक मैनेजर रख ले। गुस्ताखी माफ़, इतने बड़े इलाके का इंतज़ाम करना हुजूर का काम नहीं है। गायत्री कहती है, मैनेजर रखने की तो मुझे भी फिक्र है, लेकिन लाऊं कहाँ से? कहीं वह महाशय भी कारिंदों से मिल गए तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। उनका यह अंतिम आदेश था, मेरी प्रजा को कोई कष्ट न हो पाए। उसी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यूँ अपनी जान खपा रही हूँ। आपकी दृष्टि में कोई ऐसा ईमानदार और चतुर आदमी हो जिसे मेरे सिर में यह भार उतार ले तो बतलाइए। कानूनगो कहता है, बहुत अच्छा, मैं ख्याल रखूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, ग्रेजुएट, बड़े लायक और तजर्बेकार, ख़ानदानी आदमी हैं। मैं उनसे जिक्र करूँगा तो मुझे क्या हुक्म होता है? सदर कानूनगो साहब से बातचीत करूँ? गायत्री कहती है, जी हाँ, कह तो रही हूँ, वही लाला साहब है ना, लेकिन वह तो बेतरह मुंह फैलाते हैं। कानूनगो कहता है, हुजूर खातिर जमा रखे, मैं उन्हें सीधा कर लूँगा। औरों के साथ वह चाहे कितना मुंह फैलाए, यहाँ उनकी दाल न गलने पाएगी। बस हुजूर के 500 रुपये खर्च होंगे, इतने में ही दोनों गाँवों की पैमाइश करा दूँगा। गायत्री मुस्कुराकर कहती है, इसमें कम से कम आधा तो आपके हाथ जरूर लगेगा। कानूनगो कहता है, मुआ जल्ला जनाब, यह क्या फरमाती हैं? मैं मरते दम तक हुजूर को मुगालता न दूंगा। हाँ, काम पूरा हो जाने पर हुजूर जो कुछ अपनी खुशी से अदा करेंगी वह सिर आंखों पर रखूंगा। गायत्री कहती है, तो यह कहिए 500 के ऊपर कुछ और भी आपको भेंट करना पड़ेगा। मैं इतना महंगा सौदा नहीं करती। यही बातें हो रही थी कि पंडित लेखराज जी का शुभागमन हुआ। रेशमी अचकन, रेशमी पगड़ी, रेशमी चादर, रेशमी धोती, पाँव में दिल्ली का सलेम शाही कामदार जूता, माथे पर चंद्रबिंदु, अधरों पर पान की लाली, आंखों पर सुनहरी ऐनक, केवड़ों में बसे हुए आकर कुर्सी पर बैठ गए। गायत्री कहती है, पंडित जी महाराज को पालगन करती हूँ। लेखराज कहता है, आशीर्वाद। आज तो सरकार को बहुत कष्ट हुआ। गायत्री कहती है, क्या करूँ, मेरे पुरखों ने भी बिना खेती की खेती, बिना जमीन की जमींदारी, बिना धन की महाजनी प्रथा निकाली होती तो मैं भी आपकी ही तरह चैन करती। लेखराज हंस के कहते हैं, कानूनगो साहब, आप सुनते हैं सरकार की बातें, ऐसे चुन कर कह देती हैं कि उसका जवाब ही न बन पड़े। सरकार को परमात्मा ने रानी बनाया है, हम तो सरकार के द्वार के भिक्षुक हैं। सरकार ने धर्मशाला के शिलारोपण का शुभ मुहूर्त पूछा था, वह मैंने विचार लिया है। इसी पक्ष की एकादशी को प्रातः सरकार के हाथ से नींव पड़ जानी चाहिए। गायत्री कहती है, सुकृति मेरे भाग्य में नहीं लिखी है। आपने किसी रईस को अपने हाथों सार्वजनिक इमारतों का आधार रखते देखा है? लोग अपने रहने के मकानों की नींव अधिकारियों से रखवाते हैं। मैं इस प्रथा को क्यों कर तोड़ सकती हूँ? जिलाधीश को शिलारोपण के लिए आमंत्रित करूंगी, उन्हीं के नाम पर धर्मशाला का नामकरण होगा। किसी ठेकेदार से भी अपने बातचीत की।
लेखराज कहता है, जी हाँ, मैंने एक ठेकेदार ठीक कर लिया है। सज्जन पुरुष है, इस शुभ कार्य को बिना लाभ के करना चाहता है, केवल लागत मात्र लेगा। गायत्री कहती है, आपने उसे नक्शा दिखा दिया है ना, कितने पर इस काम का ठेका लेना चाहता है? लेखराज कहता है, वह कहता है दूसरा ठेकेदार जितना मांगे उससे मुझे 100 रुपया कम दीजिए। गायत्री कहती है, तो अब एक दूसरा ठेकेदार लगाना पड़ा, वह कितना तखमीना करता है? लेखराज कहते हैं, उसके हिसाब से 60,000 पड़ेंगे। माल मसाला अब अव्वल दर्जे का लगाएगा, 6 महीने में काम पूरा कर देगा। गायत्री ने इस मकान का नक्शा लखनऊ में बनवाया था, वहाँ इसका तखमीना 40,000 किया गया था। व्यंग भाव से बोली, तब तो वास्तव में आपका ठेकेदार बड़ा सज्जन पुरुष है, इसमें कुछ न कुछ तो आपके ठाकुर जी पर जरूर ही चढ़ा जाएंगे। लेखराज कहते हैं, सरकार तो दिल लगी करती है, मुझे सरकार से यूं ही काम कम मिलता है कि ठेकेदार से कमीशन ठहराता। कुछ इच्छा होगी तो मांग लूँगा, नियत क्यों बिगाड़ूं? गायत्री कहती है, मैं इसका जवाब 1 सप्ताह में दूंगी। कानूनगो कहता है, और मुझे क्या हुक्म होता है? पंडित जी, आपने भी तो देखा होगा धारण और जगरांव में हुजूर की कितनी जमीन घिर गई है। पंडित जी कहते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं, 100 बीघे से कम न दबी होगी। गायत्री कहती है, मैं जमीन देखकर आपको इत्तला दूंगी, अगर आपस में समझौते से काम चल जाए तो रार बढ़ाने की क्या जरूरत है। दोनों महानुभाव निराश होकर विदा हुए। दोनों मन ही मन गायत्री को कोस रहे थे। कानूनगो ने कहा, चालाक औरत है, बड़ी मुश्किल से हत्थे पर चढ़ती है। लेखराज बोले, एक एक पैसा दांत से पकड़ती है, न जाने बटोर कर क्या करेगी, कोई आगे पीछे भी तो नहीं है। अंधेरा हो चला था। गायत्री सोच रही थी, इन लुटेरों से क्यों कर बचूं, इनका बस चले तो दिन दहाड़े लूट ले। इतने नौकर हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे इलाके की उन्नति का ध्यान हो। ऐसा सुयोग्य आदमी कहाँ मिलेगा? अकेली ही कहाँ कहाँ दौड़ सकती हूँ। ठेके पर दे दूँ तो इससे अधिक लाभ हो सकता है, तब झंझटों से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन आसामी मर मिटेंगे, ठेकेदार इन्हें पीस डालेगा। कृष्णार्पण दूं तो भी वही हाल होगा। कहीं ज्ञान शंकर राजी हो जाए तो इलाके के भाग जाग उठे। कितने अनुभवशील पुरुष हैं, कितने मर्मज्ञ, कितने सूक्ष्मदर्शी। वह आ जाए तो इन लुटेरों से मेरा गला छूट जाए, सारा इलाका चमन हो जाए। लेकिन मुसीबत तो यह है कि उनकी बातें सुनकर मेरी भक्ति और धार्मिक विश्वास डावाडोल हो जाते हैं। अगर उनके साथ मुझे 2-4 महीने और लखनऊ रहने का अवसर मिलता तो मैं अब तक फैशनेबल लेडी बन गई होती। उनकी वाणी में विचित्र प्रभाव है, मैं तो उनके सामने बावली सी हो जाती हूँ। वह मेरा इतना अदब करते तो भी परछाई की तरह उनके पीछे पीछे लगी रहती थी, छेड़छाड़ किया करती थी। न जाने उनके मन में मेरी ओर से क्या क्या भावनाएं उठी हो, उन्हें आता ही नहीं। स्त्री जरा हंसकर बोली और उन्होंने समझा कि मुझ पर लट्टू हो गई लगती। अगर ज्ञान शंकर यहाँ आने पर तैयार हो गए तो उन्हें यहीं रखूंगी, यहीं से वह इलाके का प्रबंध करेंगे। जब कोई विशेष काम होगा तो शहर जाएंगे, वहाँ भी मैं उनसे दूर दूर रहूंगी, भूल कर भी घर में ना बुलाऊंगी। नहीं, अब उन्हें उतनी धृष्टता का साहस ही न होगा। बेचारा कितना लज्जित था, मेरे सामने ताक न सकता था। स्टेशन पर मुझे विदा करने आया था, मगर दूर बैठा रहा, जबान तक न खोली। गायत्री इन्हीं विचारों में मग्न थी कि एक चपरासी ने आज की डाक उनके सामने रख दी। डाकघर यहाँ से 3 कोस पर था। प्रतिदिन एक बेगार डाक लेने जाया करता था। गायत्री ने पूछा, वह आदमी कहाँ है? क्यों रे, अपनी मजूरी पा गया? बेगार कहता है, हाँ सरकार, पा गया। गायत्री कहती है, कम तो नहीं है? बेगार ने कहा, नहीं सरकार, खूब खाने को मिल गया। गायत्री ने फिर कहा, कल तुम जाओगे कि कोई दूसरा आदमी ठीक किया जाए? बेगार कहता, सरकार मैं तो हाजिर ही हूँ, दूसरा क्यों जाएगा? गायत्री चिट्ठियाँ खोलने लगी। अधिकांश चिट्ठियाँ सुगंधित तेल और अन्य औषधियों के विज्ञापनों की थी। गायत्री ने उन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। एक पत्र राय कमलानंद का था। इसे उसने उत्सुकता से खोला और पढ़ते ही उसकी आंखें आनंदपूर्ण गर्व से चमक उठी। मुखमंडल 9 पुष्प के समान खिल गया।
उसने तुरंत वह पैकेट खोला जिसे वह अब तक किसी औषध का सूचीपत्र समझ रही थी। पूर्व पृष्ठ खोलते ही उसे अपना चित्र दिखाई दिया। पहले लेख का शीर्षक था गायत्री देवी। लेखक का नाम था ज्ञान शंकर बीए। गायत्री अंग्रेजी कम जानती थी। उसने लेख को बड़ी उत्सुकता से पढ़ना शुरू किया और यद्यपि 20 पृष्ठों से कम न थे, पर उसने आधे घंटे में ही सारा लेख समाप्त कर दिया और तब गौरव नेत्रों से इधर उधर देखकर एक लंबी सांस ली। ऐसा आनंद उसे अपने जीवन में शायद ही प्राप्त हुआ हो। उसका मान प्रेम कभी इतना उल्लसित न हुआ था। ज्ञान शंकर ने गायत्री के चरित्र, उसके सद्गुणों और सत्कार्यों का इतनी कुशलता से उल्लेख किया था कि भक्ति की जगह लेख में ऐतिहासिक गंभीरता का रंग आ गया था। इसमें संदेह नहीं कि एक एक शब्द से श्रद्धा टपकती थी, किंतु वाचक को यह विवेकहीन प्रशंसा नहीं, ऐतिहासिक उदारता प्रतीत होती थी। इस शैली पर वाक्य नैपुण्य सोने से सुगंध हो रहा था। गायत्री बार बार आईने में अपना स्वरूप देखती थी। उसके हृदय में एक असीम उत्साह प्रवाहित हो रहा था, मानो वह विमान पर बैठी हुई स्वर्ग को जा रही हो। उसकी धमनियों में रक्त की जगह उच्च भावों का संचार हुआ। जान पड़ता था इस समय उसके द्वार पर भिक्षुओं की एक सेना भी होती तो निहाल हो जाती। कानूनगो साहब अगर आ जाते तो 500 के बदले 5000 ले भागते, और पंडित लेखराज का तखमीना दूना भी होता तो स्वीकार कर लिया जाता। उसने कई दिन से यहाँ कारिंदे से बात न की थी, उससे रूठी हुई थी। इस समय उसे अपराधियों की भांति खड़े देखा तो प्रसन्न मुख होकर बोली, कहिए मुंशी जी, आजकल तो कच्चे घड़े की खूब छंती होगी। मुंशी जी ने धीरे धीरे सामने आकर बोले, हुजूर, जनेऊ की सौगंध, जब से सरकार ने मना कर दिया है मैंने उसकी सूरत तक नहीं देखी। यह कहते हुए उन्होंने अपने साहित्य प्रेम का परिचय देने के लिए पत्रिका उठा ली और पन्ने उलटने लगे। अकस्मात गायत्री का चित्र देखकर उछल पड़े। बोले, सरकार, यह तो आपकी तस्वीर है। कैसा बनाया है कि अब बोली। क्या कुछ सरकार का भी हाल लिखा है? गायत्री बेपरवाही से कहा, हाँ, तस्वीर है तो हाल क्यों न होगा। कारिंदा दौड़ा हुआ बाहर गया और यह खबर सुनाई। कई कारिंदे और चपरासी भोजन बना रहे थे। कोई भंग पीस रहा था, कोई गा रहा था। सब के सब आकर तस्वीर पर टूट पड़े। छीना झपटी होने लगी। पत्रिका के कई पन्ने फट गए। यो गायत्री किसी को अपनी किताब छूने नहीं देती थी, पर इस समय जरा भी न बोली। एक मुंह लगे चपरासी ने कहा, सरकार, कुछ हम लोगों को भी सुना दे। गायत्री कहती है, यह मुझसे ना होगा, सारा पोथा भरा हुआ है, कहाँ तक सुनाऊंगी। 2-4 दिन में इसका अनुवाद हिंदी पत्र में छपा जाएगा, तब पढ़ लेना। लेकिन जब आदमियों ने एक स्वर होकर आग्रह करना शुरू किया तो गायत्री विवश हो गई। इधर उधर से कुछ अनुवाद करके सुनाया। यदि उसे अंग्रेजी की अच्छी योग्यता होती तो कदाचित वह सभी सुनाती। एक कारिंदे ने कहा, पत्र वालों को न जाने यह सब हाल कैसे मिल जाते हैं। दूसरे कारिंदे ने कहा, उनके गोइंदे सब जगह विचरते हैं, कहीं कोई बात हो चट उनके पास पहुंच जाती है। गायत्री को इन वार्ताओं में असीम आनंद आ रहा था। प्रातःकाल उसने ज्ञान शंकर को एक विनयपूर्वक पत्र लिखा और साग्रह निवेदन किया कि आप आकर मेरे इलाके का प्रबंध अपने हाथ में ले इस डूबती हुई नौका को पार लगाए। उसका मनोमालिन्य मिट गया था। खुशामद अभिमान का सिर नीचा कर देती है। गायत्री अभिमान की पुतली थी। ज्ञान शंकर ने अपने श्रद्धा भाव से उसे वशीभूत कर लिया। ज्ञान शंकर को गायत्री का पत्र मिला तो फूले न समाये। हृदय में भांति भांति की मनोरम सुखद कल्पनाएं तरंगे मारने लगी। सौभाग्य देवी जीवन संकल्प की भेंट लिए उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। उनका मधुर स्वप्न इतनी जल्दी फलीभूत होगा, इसकी उन्हें आशा न थी। विधाता ने एक बड़ी रियासत के स्वामी बनने का अवसर प्रदान कर दिया था। यदि अब भी वह इससे लाभ न उठा सके तो उनका दुर्भाग्य। किंतु गोरखपुर जाने के पहले लखनपुर की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहते थे। जब से प्रेम शंकर ने उनसे अपने हिस्से का नफा मांगा था, उनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी।
लाला प्रभाशंकर का वहां आना जाना और भी खटकता था। उन्हें संदेह होता था कि वह बुढ़ा घाक अवश्य कोई न कोई दाव खेल रहा है। यह पितृवत प्रेम अकारण नहीं। प्रेमशंकर चतुर हो, लेकिन इस चाणक्य के सामने अभी बच्चे हैं। इनकी कुटिल कामना यही होगी कि उन्हें फोड़कर लखनपुर के 8 आने पर लड़कों के नाम हिब्बा करा ले, या किसी दूसरे महाजन के यहाँ बै करा के बीच में 10-5 हजार की रकम उड़ा ले। जरूर यही बात है, नहीं तो श्रद्धा ही मेरी हारी हुई बाजी का फर्जी है। अब उसे यह पढ़ाऊं कि तुम अपने गुजारे के लिए आधा लखनपुर अपने नाम करा लो। उनकी कौन चलाए, अकेले हैं ही, न जाने कब कहाँ चल दे तो तुम कहीं की न रही। यह चाल सीधी पड़ जाए तो अब भी लखनपुर अपना हो सकता है। श्रद्धा को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दूंगा, एक न एक दिन मर ही जाएगी। जीती भी रही तो हरिद्वार में बैठी गंगा स्नान करती रहेगी। लखनपुर की ओर से मुझे कोई चिंता न रहेगी। यो निश्चय करके ज्ञान शंकर अंदर गए। देव योग से श्रद्धा उनकी इच्छानुसार अपने कमरे में अकेली बैठी हुई मिल गई। माया को कई दिन से बुखार आ रहा था। विद्या अपने कमरे में बैठी उसे पंखा झेल रही थी। ज्ञान शंकर चारपाई पर बैठकर श्रद्धा से बोले, देखी चचा साहब की धूर्तता, वह तो मैं पहले ही ताड़ गया था कि यह महाशय कोई न कोई स्वांग रच रहे हैं। सुना लखनपुर के बै करने की बातचीत हो रही है। श्रद्धा आश्चर्य होके बोली, तुमसे किसने कहा? चचा साहब को मैं इतना नीच नहीं समझती। मुझे पूरा विश्वास है कि वह प्रेमवश वहाँ आते जाते हैं। ज्ञान शंकर कहता है, यह तुम्हारा भ्रम है। यह लोग ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले जीव नहीं हैं। जिसने जीवन पर्यंत दूसरों को ही मुड़ा हो, वह अब अपना गंवा कर भला क्या प्रेम करेगा? मतलब कुछ और ही है। भैया का माल है, चाहे बेचे या रखे, चाहे चचा साहब को दे दे या लुटा दे, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। मैं बीच में कूदने वाला कौन होता हूँ? हाँ, इतना अवश्य है कि तुम फिर कहीं की न रहोगी। श्रद्धा कहती है, अगर तुम्हारा ही कहना ठीक हो तो मेरा उसमें क्या बस है? ज्ञान शंकर कहता है, बस क्यों नहीं है? आखिर तुम्हारे गुजारे का भार तो उन्हीं पर है। तुम 8 आने लखनपुर अपने नाम लिखा सकती हो, भैया को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तुम्हें संकोच हो तो मैं स्वयं जाकर उनसे मामला तय कर सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि भैया इनकार न करेंगे, और करे तो भी मैं उन्हें कायल कर सकता हूँ। जब तुम्हारे नाम हो जाएगा तब उन्हें बै करने का अधिकार रहेगा और चचा साहब की दाल भी न गलेगी। श्रद्धा विचार में डूब गई। जब उसने कई मिनट तक सिर न उठाया तब ज्ञान शंकर ने पूछा, क्या सोचती हो? इसमें कोई हर्ज है? जायदाद नष्ट हो जाए वह अच्छा है, या घर में बनी रहे वह अच्छा है? अब श्रद्धा ने सिर उठाया और गौरवपूर्ण भाव से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उनकी जो इच्छा हो वह करे, चाहे अपना हिस्सा बेच दे या रखे। वह स्वयं बुद्धिमान है, जो उचित समझेंगे वह करेंगे। मैं उनके पाँव में बेड़ी क्यों डालूं? ज्ञान शंकर ने गुस्से से कहा, लेकिन यह सोचा है कि जायदाद निकल गई तो तुम्हारा निर्वाह क्यों कर होगा? वह कल ही फिर अमेरिका की राह ले तो? श्रद्धा कहती है, मेरी कुछ चिंता न करो, वह मेरे स्वामी हैं, जो कुछ करेंगे उसी में मेरी भलाई है। मुझे विश्वास ही नहीं आता कि वह मुझे निर्लंब छोड़ जाएंगे। ज्ञान शंकर कहता है, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैं उच्च नीच सुझा दिया, अगर पीछे से कोई बात बने बिगड़े तो मेरे सिर दोष न रखना। ज्ञान शंकर बाहर आए। उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। श्रद्धा के संतोष और पति भक्ति ने उन्हें एक नई उलझन में डाल दिया। यह तो उन्हें मालूम था कि श्रद्धा मेरे प्रस्ताव को सुगमता से स्वीकार न करेगी, लेकिन उसमें इतना दृढ़ त्याग भाव है इसका उन्हें पता न था। अपने मानव प्रकृति ज्ञान पर उन्हें घमंड था। श्रद्धा के त्याग भाव ने उसे चूर कर दिया। ओह, स्त्रियां कितनी अविवेकिनी होती हैं। मैंने महीनों इसे तोते की भांति पढ़ाया, उसका यह फल हुआ। वह अपने कमरे में देर तक बैठे सोचते रहे कि यह गुत्थी कैसे सुलझे। वह आज ही इस दुविधा का अंत करना चाहते थे।
यदि वह श्रद्धा का भार मुझ पर छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें लखनपुर उसके नाम लिखना पड़ेगा। मैं उन्हें मजबूर करूँगा। खूब खुली खुली बातें होगी। इसी असमंजस में वह घर से निकले और हाजीपुर की ओर चले। रास्ते भर वह इसी चिंता में पड़े रहे। यह संकोच भी होता था कि इतने दिनों के बाद मिलने भी चला तो स्वार्थवश होकर। जब से प्रेम शंकर हाजीपुर रहने लग गए थे, ज्ञान बाबू ने एक बार भी वहां जाने का कष्ट न उठाया। कभी कभी अपने घर पर ही उनसे मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 3-4 महीनों से दोनों भाइयों से भेंट ही न हुई थी। ज्ञान शंकर हाजीपुर पहुँचे तो शाम हो गई थी। पूस का महीना था। खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। सरसों, मटर, कुसुम, अलसी के नीले पीले फूल अपनी छटा दिखा रहे थे। कहीं चंचल तोतों के झुंड थे, कहीं उचक्के कौवे के गोल। जगह जगह पर सारस के जोड़े अहिंसापूर्ण विचार में मग्न थे। युवतियाँ सिरों पर घड़े रखे नदी से पानी ला रही थी। कोई खेत में भथुआ का साग तोड़ रही थी, कोई बैलों को खिलाने के लिए हरियाली का गट्ठा सिर पर रखे चली आती थी। सरल शांतिमय जीवन का पवित्र दृश्य था। शहर की चिल्पों दौड़ धूप के सामने यह शांति अति सुखद प्रतीत होती थी। ज्ञान शंकर एक आदमी के साथ प्रेम शंकर के झोपड़े में आए तो वहां की सुरम्य शोभा देखकर चकित हो गए। नदी के किनारे एक ऊंची और विस्तृत टीले पर लताओं और बेलों से सजा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो किसी उच्चात्मा का संतोषपूर्ण हृदय है। झोपड़े के सामने जहाँ तक निगाह जाती थी, प्रकृति की पुष्पित और पल्लवित छटा दिखाई देती थी। प्रेम शंकर झोपड़े के सामने खड़े बैलों को चारा डाल रहे थे। ज्ञान शंकर को देखते ही बड़े प्रेम से गले मिले और घर का कुशल समाचार पूछने के बाद बोले, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। इधर आने की कसम खा ली। ज्ञान शंकर ने लज्जित होकर कहा, यहाँ का विचार तो कई दिन से था, पर अवकाश ही नहीं मिलता था। इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहूँ। आप मुझसे इतने समीप हैं, फिर भी हमारे बीच में 100 कोस का अंतर है। यह मेरी नैतिक दुर्बलता और बिरादरी का लिहाज है। मुझे बिरादरी के हाथों जितने कष्ट झेलने पड़े वह मैं ही जानता हूँ। यह स्थान तो बड़ा रमणीक है। यह खेत किसके हैं? प्रेम शंकर ने कहा, इसी गांव के आसामियों के हैं। तुम्हें तो मालूम होगा, सावन में यहाँ बाढ़ आ गई थी, सारा गांव डूब गया था। कितने ही बैल बह गए, यहाँ तक कि झोपड़ों का भी पता न चला। तब से लोगों को सहकारिता की जरूरत मालूम होने लगी है। सब आसामियों ने मिलकर यह बांध बना लिया है और यह 60 बीघे का चक निकल आया। इसके चारों ओर ऊंची मेड़े खींच दी है। जिसके जितने बीघे खेत हैं उसकी उतनी परते से बांट दी जाएगी। मुझे लोगों ने प्रबंधकर्ता बना रखा है। इस ढंग से काम करने से बड़ी किफायत होती है। जो काम 10 मजदूर करते हैं वही काम 6-7 मजदूरों से पूरा हो जाता है। जुताई और सिंचाई की उत्तम रीति से हो सकती है। तुमने गायत्री देवी का वृत्तांत खूब लिखा है। मैं पढ़कर मुग्ध हो गया। ज्ञान शंकर ने कहा, उन्होंने मुझे अपनी रियासत का प्रबंध करने को बुलाया है। मेरे लिए यह बड़ा अच्छा अवसर है, लेकिन जाऊं कैसे? माया और उसकी माँ को तो साथ ले जा सकता हूँ, किंतु भाभी किसी तरह जाने पर राजी नहीं हो सकती। शिकायत नहीं करता, लेकिन चाची से आजकल उनका बड़ा मेल जोल है। चाची और उनकी बहू दोनों की उनके कान भरती हैं। उनका सरल स्वभाव है, दूसरों की बातों में आ जाती हैं। आजकल दोनों महिलाएं उन्हें दम दे रही हैं कि लखनपुर का आधा हिस्सा अपने नाम करा लो। कौन जाने तुम्हारे पति फिर विदेश की राह ले तो तुम कहीं की ना रहोगी। चचा साहब भी उसी गोष्ठी में हैं। आज ही कल में वह लोग यह प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे। इसलिए आपसे मेरी विनती प्रार्थना है कि इस विषय में आप जो करना चाहते हो उससे मुझे सूचित कर दे। आपके ही फैसले पर मेरे जीवन की सारी आशाएं निर्भर है। यदि आपने अपने हिस्से को तय करने का निश्चय कर लिया है तो मैं अपने लिए कोई और राह निकालूं। प्रेम शंकर कहते हैं, चचा साहब के विषय में तुम्हें जो संदेह है वह सर्वथा निर्मूल है। उन्होंने आज तक कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं की। उनके हृदय में संतोष है और चाहे उनकी अवस्था अच्छी ना हो
पर वह उससे असंतुष्ट नहीं जान पड़ते। रहा लखनपुर के संबंध में मेरा इरादा, मैं यह सुनना ही नहीं चाहता कि मैं उस गांव का जमींदार हूँ। तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो, यही समझ लो कि मैं उस गांव में हूँ ही नहीं। मैं अपने श्रम की रोटी खाना चाहता हूँ, बीच का दलाल नहीं बनना चाहता। अगर सरकारी पत्रों में मेरा नाम दर्ज हो गया हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तुम्हारी भाभी के जीवन निर्वाह का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करता रहूँगा। ज्ञान शंकर भाई की बातें सुनकर अचंभित हो गए, आश्चर्य में हो गए। यद्यपि इन विचारों में मौलिकता न थी, उन्हें साम्यवाद के ग्रंथों में इसका विवरण देखा था, लेकिन उनकी समझ में यह केवल मानव समाज का आदर्श मात्र था। इस आदर्श को व्यवहारिक रूप में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह अगर इस विषय पर तर्क करना चाहते तो अपनी सबल युक्तियों से प्रेम शंकर को निरुत्तर कर देते, लेकिन यह समय इन विचारों के समर्थन करने का था, न कि अपनी चतुरता दिखाने का। बोले, भाई साहब, यह समाज संगठन का महान आदर्श है और मुझे गर्व है कि आप केवल विचार से नहीं, व्यवहार से भी उनके भक्त हैं। अमेरिका की स्वतंत्र भूमि में इन भावों का जागृत होना स्वाभाविक है। यहाँ तो घर से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। आत्मबल और बुद्धि सामर्थ्य से भी वंचित हूँ। मेरे संकल्प इतने पवित्र और उत्कृष्ट क्यों हो सकते हैं? मेरी संकीर्ण दृष्टि में तो यह जमींदारी, जिसे आप बीच की दलाली समझते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। हाँ, संभव है आगे चलकर आपके सत्संग में मुझसे भी सद्विचार उत्पन्न हो जाए। प्रेम शंकर कहते हैं, तुम अपने ही मन में विचार करो, यह कहाँ का न्याय है कि मेहनत तो कोई और करे, उसकी रक्षा का भार किसी दूसरे पर हो और रुपये उगाहे हम। ज्ञान शंकर कहता है, बात तो सही है, लेकिन परंपरा से यह ऐसी ही चली आ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रेम शंकर कहते हैं, तो तुम्हारा गोरखपुर जाने का कब तक इरादा है? ज्ञान शंकर बोले, पहले आप मुझे इसका पूरा विश्वास दिला दे कि लखनपुर के संबंध में आपने जो कहा है वह निश्चित है। प्रेम शंकर बोले, उसे तुम अटल समझो। मैंने तुमसे एक बार अपने हिस्से का मुनाफा मांगा था, उस समय मेरे विचार पक्के न थे, मेरा हाथ भी तंग था, उस पर मैं बहुत लज्जित हूँ। ईश्वर ने चाहा तो अब तुम मुझे इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ पाओगे। ज्ञान शंकर कहता है, तो होली तक गोरखपुर चला जाऊंगा, कोई हर्ज न हो तो आप भी घर चले, माया आपको बहुत पूछा करती है। प्रेम शंकर कहते हैं, आज तो अवकाश नहीं है, फिर कभी जाऊंगा। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। अब मैं पूरे लखनपुर का स्वामी हूँ। यहाँ अब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, जो चाहे कर सकता हूँ। भैया के वचन पक्के हैं, अब वह कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वह इस्तीफा लिख देते तो बात और पक्की हो जाती, लेकिन इस पर जोर देने से मेरी दृढ़ता प्रकट होती है। अभी इतना ही बहुत है, आगे चलकर देखा जाएगा।